नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए अब पार्टियों की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है और इसी के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के बीच गठबंधन हुआ है। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चंडीगढ़ में बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रतिनिधियों और इनेलो के महासचिव अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान कर दिया है। दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। इनेलो 53 और बसपा 37 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इनेलो के अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री का चेहरा भी बना दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जहां कांग्रेस को सोनीपत मेयर निखिल मदान के जाने से झटका लगा है, लेकिन चुनाव को देखते हुए पार्टी एक नया अभियान भी चलाने जा रही है जिसका नाम है हरियाणा मांगे हिसाब। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के दिग्गजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दी है और कहा है कि बीजेपी के 10 साल के कुशासन को जनता के सामने रखने का इस अभियान के जरिए काम किया जाएगा। साथ ही इस अभियान के जरिए कांग्रेस प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रही है और महंगाई, टैक्स वसूली, रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहती है। और सबसे बड़ी बात तो गैर जाट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली को बनाए जाने पर विपक्ष इसे डर की राजनीति बता रहा है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पार्टी की जो संगठनात्मक कामकाज है उसको शुरू कर दिया है और उसी सिलसिले में पूरे हरियाणा में हर जिले की बड़ी बड़ी जिला बैठकें हुई हैं, जिसमें पार्टी के ग्रास रूट के कार्यकर्ता भी हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। आज लगभग पूरे हरियाणा के 22 जिलों की बैठकें संपन्न हो जाएंगी, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर विधानसभा चुनाव के प्रभारी जी से लेकर तमाम लोगों ने ये बैठकें संपन्न करी हैं। आने वाले समय में रणनीतिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी कार्यक्रमों की श्रृंखला भी रहेगी और हम लोग पूरी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके का हरियाणा का जनमानस है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश में सरकार बनने के बाद जो हमारा एक कॉमन मैनिफेस्टो है, हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी दोनों पार्टियों को मिलकर के प्रदेश के प्रति किस किस्म की सोच है, कैसे प्रदेश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, किस तरह से लोगों को सुविधाओं से लाभान्वित करना चाहते हैं। सरकार बनने के बाद सबसे पहले जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, इस भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत पार्टियों की तैयारियां जो है वो लगातार जोर पकड़ती जा रही हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं और साथ ही साथ सम्मेलन हो रहे हैं। और अब जो है चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, चाहे बीजेपी या कांग्रेस हो, सभी ने अपनी तैयारियों को लेकर के कमर कस ली है। आपको बता दें कि इस बीच जो है आज एक बड़ा ऐलान हुआ, गठबंधन का ऐलान हुआ इनेलो और बीएसपी के बीच, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी और इनेलो के बीच विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हो चुका है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2 बार इनके बीच गठबंधन हो चुका है। और इसी बीच जो है हरियाणा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। करना पड़ा। 80-90 साल के बुजुर्गों को अपनी पेंशन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। बीजेपी ने किसान, मजदूर, कर्मचारी, पंच, सरपंच, सफाई कर्मी, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, कच्चे कर्मचारियों समेत हर वर्ग पर लाठियां बरसाई। अहिंसकारी भाजपा के राज में पुलिस की गोली से 90 लोग मारे गए। देश की शान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। बीजेपी ने महिला उत्पीड़न के आरोपियों को हर बार सरकारी संरक्षण दिया। 11वां पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को शून्य पर क्यों लेकर आई बीजेपी। महान एयरपोर्ट,
और सोनीपत रेल कोच फैक्ट्री अन्य राज्यों में चली गई। एम्स बारसा में मंजूर शुदा 10 राष्ट्रीय संस्थानों पर कोई काम नहीं हुआ। हुड्डा सरकार में 81 किलोमीटर मेट्रो बनी, बीजेपी ने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाई, बल्कि झूठी घोषणा की गई। फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो जो 2016-26 जनवरी को मुख्यमंत्री का ट्वीट है। 8 साल हो गए, फूटी कौड़ी कोई बजट में आज तक कोई प्रावधान नहीं किया, कोई उस पर काम नहीं चला। 8 साल हो गए और नई घोषणा कर दी 25 जून 2023 को कि बल्लभगढ़ से पलवल भी मेट्रो मंजूर। तो इस तरह की जो जुमलेबाजी और झूठ की इसमें बात होती रही है। कांग्रेस सरकार में 250 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछी, बीजेपी ने 1 इंच भी नहीं बिछाई। कांग्रेस कार्यकाल में 4 पावर न्यूक्लियर प्लांट स्थापित हुआ, बीजेपी ने 1 भी नहीं बनाया। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। वैशाली तोमर जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत वैशाली जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? वैशाली जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपको मुझे बात आ रही है जी? ठीक है वैशाली जी, सवाल मेरा ये है, देखिए गैर जाट चेहरा बीजेपी ने उतारा अध्यक्ष के लिए, लेकिन इसको लेकर के अब विपक्ष ये कह रहा है कि ये डर की राजनीति है, बीजेपी में डर है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में हारने वाली है, इसलिए ये हर वर्ग को साधने के तहत कोशिश हो रही है और भी तमाम सारी चीजें वो कह रही है। लेकिन इसको लेकर सवाल मेरा ये है, क्या वाकई बीजेपी में डर का माहौल है या फिर इस प्रक्रिया को बीजेपी एक सामान्य तौर पर चयन की प्रक्रिया मानती है? क्या मानती है? देखिए, सबसे पहले तो ज्योति जी आपको नमस्कार, मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता इनेलो प्रवक्ता जी को भी नमस्कार, साथ ही साथ दर्शकों को धन्यवाद। देखिए ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने एक सवाल पूछा लेकिन मैं उसका दो तरह से जवाब देना चाहूंगी। एक तो ये उनके ब्राह्मण वोट बैंक समझकर बीजेपी ने बिल्कुल भी नहीं लिया है। बीजेपी का एक विश्वास है अपने कार्यकर्ता के प्रति, जो सभी कार्यकर्ताओं के प्रति है। आपने देखा कि राजस्थान में भी उन्होंने किस तरह से सबसे पीछे पंक्ति में बैठे हुए भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। जब बीजेपी में एक ऐसी पार्टी, इकलौती पार्टी सिर्फ बीजेपी ही है जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता भी उम्मीद रखता है कि वो कब मुख्यमंत्री बन जाए और कब उसको बड़ा दायित्व मिल जाए, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में आपको देखने को मिलेगा। तो इससे एक तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, वो पूरी लगन, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी स्नेह के साथ पार्टी को जनता की सेवा में लगे रहते हैं। तो उनको पता होता है कि पार्टी जब हम अच्छे से काम करेंगे, जिस तरह से मोहन बडेली जी सहज कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और कार्यकर्ताओं का हमारी पार्टी में आप देखिए मुख्यमंत्री जी के भी बयान आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी जनता ही मुख्यमंत्री है, हमारी प्रत्येक कार्यकर्ता ही हमारा प्रदेश अध्यक्ष है। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात दूसरी कि आपने कहा कि जाति और कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है, तो मैं आपसे साफ शब्दों में बताना चाहूंगी कि एक जाति ही है जो कभी नहीं जाती। तो राजनीति में जाति को साधना या कैसे बढ़ाया जाएगा या किस व्यक्ति को कहाँ लाया जाएगा, इसको संगठन का ज्ञान कहते हैं। अगर ये संगठन का ज्ञान नहीं होगा तो आप ये देखिए कि किस तरह से आप सत्ता में आएंगे, किस तरह से आप लोगों का भला कर पाएंगे, जनता क्या चाहती है, आगे क्या निर्णय ले पाएंगे। अगर आप जनता का मूड सबको साधने को नहीं लेकर चल सकते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कांग्रेस ये आरोप लगाती है तो इसका मतलब तो ये बिल्कुल बेकार बात है कि कांग्रेस को यही नहीं पता है कि जातीय समीकरण भी देखा जाता है और लोगों को जो सहज कार्यकर्ता होगा, जो कांग्रेस ने भी ऐसा किया होगा अपने उसमें, जो सहज कार्यकर्ता होगा, जो सबके में सुलभ होगा, जो जनता से कनेक्ट कर पाएगा, उसको कभी भी बड़ा दायित्व दिया जा सकता है। और ये हमारी पार्टी नहीं है, इस हारे हुए कैंडिडेट पर भी पार्टी इतना विश्वास दिखाती है कि आप प्रदेश की समान आपको स्वस्थ हुई, किसी और पार्टी में तो नहीं है। आप देखिए अगर ऐसा होता और पार्टियों में कार्यकर्ताओं को इतना मान सम्मान मिल रहा होता तो आप देखिए किस तरह से मेयर, किस तरह से किरण चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता
जो आज भी पदाधिकारी है, अच्छे पदों पर, अच्छा भविष्य उनका है और अच्छे पदों पर जो रह चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कांग्रेस को बढ़ाया है, आगे उनको बढ़ाने में, उसको चलाने में उसका सहयोग रहा है, वो भी सब छोड़कर आ रहे हैं, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बीजेपी में कम से कम इतना तो है कि कार्यकर्ता एक मंडल अध्यक्ष रहे, मंडल अध्यक्ष रहे, इसके बाद जिला अध्यक्ष रहे, फिर विधायक रहे, पहली बार लड़ाई से विधायक बने बीजेपी के। तो इसमें एक मजबूत कार्यकर्ता ही है, मजबूत संगठन की जानकारी रखते हैं और चुनाव का समय है और चुनाव जीतने के लिए ही कार्यकर्ता काम करता है और ऊपर करके हमारे शीर्ष नेतृत्व होता है। अगर वो यही नहीं देखेगा कि हमें चुनाव में जीतना है तो उनको शीर्ष नेतृत्व की चीज चाहिए। आप बताएं, उनको कोई तो रणनीति बनानी पड़ेगी, कोई तो कार्य, कोई तो योजना, किसको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक हो गए, अपनी अपनी पार्टियों के अपने अपने बयान है, वो जो रीजन इसका देना चाहे। हरना जी के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल और है। निखिल मदान जी कांग्रेस छोड़ करके आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं, तो इसके पीछे का छोटा छोटा कारण बताइए। एक तो बीजेपी में क्यों आना चाह रहे हैं, दूसरा कांग्रेस को क्यों छोड़ा, छोटा सा कारण बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ज्योति जी, इसका छोटा सा कारण मैं बताती हूँ। जहाँ आदमी को उम्मीद की किरण दिखती है वहीं जाता है। कोई भी डूब के जहाज में सवार नहीं होना चाहेगा। सबको अपना भविष्य बीजेपी में दिख रहा है, इसलिए आप पार्टी के भी कई नेता आप देखिए तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और इस पर मैं दूसरा जवाब ये भी देना चाहूंगी कि जब विपक्ष में बोलते हैं कि उनको डर दिखाया जा रहा है, उनको ईडी का डर दिखाया जा रहा है, इसलिए ये कांग्रेस बीजेपी को ज्वाइन कर रहा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ ये डर क्यों रहे हैं, क्या इन्होंने गलत किया है जो ये डर रहे हैं। बस ये खुद ही अपने सवाल को कहकर अपने नेताओं को खराब बता रहे हैं कि उन्होंने जब कांग्रेस सरकार की ऐसे घोटाले, ऐसे भ्रष्टाचार किए हैं तो जिससे उनको ईडी का डर है, इसलिए जा रहे हैं बीजेपी में। तो इनको यही नहीं पता है कि अपने नेताओं को कांग्रेस पार्टी को ही दागदार कर रहे हैं। लौटूंगी आपके पास। कमल हरना जी भी हमारे साथ बनी हुई है। हरना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल ज्योति जी। चलिए, अच्छी बात है। पहले तो इसी बात का जवाब दीजिएगा कि इनका कहना है कि बीजेपी में उम्मीद की किरण दिखती है, इसलिए बीजेपी में आना चाहते हैं। इसी का जवाब पहले निखिल मदान जी का लेना चाहूंगी, जो आपकी पार्टी छोड़कर इसमें शामिल हुए। कहां कमी रह जाती है, क्योंकि जब भी किसी बड़े नेता का नाम आता है तो आप लोग कहते हैं कि स्वार्थ के तहत चले गए, स्वार्थ के तहत चले गए। तो इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं कांग्रेस की पीसी पे आ रही हूँ। जी, मैं शुरुआत करूंगी एक शेर से, फिर उसके बाद एक और शेर सुनाऊंगी। वो मेरा पोटेंशियल है, मेरी काबिलियत है, मैं लिखती भी हूँ और मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलती भी हूँ। ठीक है। उसकी दवा मुंह में हो मीठी मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, उसकी दवा मैं कहाँ से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। उन नदियों के कुछ नाम रखें, बहते धारों का क्या होगा। और शिव की गंगा भी पानी है, आबे-जमजम भी पानी है। देख लीजिए, मैंने भी चुपचाप सुना, आपको शांति रखिए। और शिव की गंगा भी पानी है, आबे-जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज भी अलग बनाओगे। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज भी अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा, और नस्लों का जो करे बंटवारा, जितना इन्होंने बांटा है देश को, शायद ही किसी ने, मुझे लगता है अंग्रेजों ने भी शायद इतना नहीं बांटा होगा। और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी थी। तो मैडम, ये जो आपने सवाल दोहराएंगी ज्योति जी, क्योंकि मेरे को शुरुआत तो करनी होती है, आपको पता है शायरी से। आपने बताया कि कांग्रेस में क्यों जा रही, कांग्रेस के लोग क्यों जा रहे हैं, ये या पूछ रहे हैं। निखिल मदान जी को लेकर मेरा सवाल था, जो मेरा आपसे गए हैं। निखिल मदान जी, ठीक है। अब वो क्योंकि पार्षद बन गया, उनको लगता है शायद एमएलए का टिकट मिल जाएगा और जीत जाएंगे, लेकिन वो भूल गए। उनको जो भी जीत हासिल हुई, चाहे वो किरण चौधरी, चाहे वो ये है, इनको कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर हासिल हुई, इनको भाजपा के चुनाव चिन्ह पर नहीं आई थी। और आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूंगी ज्योति जी, कि जहां से किरण चौधरी गई है, उन्होंने विरासत नहीं संभाली, उनके हस्बैंड की तो डेथ हो गई। मुझे तो बाद में पता चला कि शी इज डॉटर इन लॉ ऑफ बंसीलाल जी। उनके एक बेटे सुरेंद्र जी, जिनकी डेथ हो गई है, जो किरण चौधरी के हस्बैंड थे। जो दूसरे उनके भाई हैं सुरेंद्र जी के, और उनका ग्रैंडसन भी अनिरुद्ध, वो सारे कांग्रेस में है, विरासत उन्होंने संभाली हुई है। और जो जाता है ईडी सीबीआई, अभी तो आज में ईडी सीबीआई आईटी का वो सबने देखा है, चंदा धंधा, धंधा चंदा, छापा चंदा, चंदा चोरी, इन्होंने दबा कर करी, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगी, आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को खूब अच्छे से फटकार पड़ी है।
कि भाई नहीं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। सीबीआई को सुन लीजिए मैडम, नहीं CBI सुनूंगी मैं, सरकार बड़ी देखिए है ये सब और जानकारी मैं हमारे पास बताना है, लेकिन चाहती मेन हूँ। बात तो बोल लेना पहले मेन बात तो बोल लेते हैं, समय बचेगा तो इन सभी पे चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा, उन बता सभी दिया पे मैंने चर्चा सर, करेंगे। वो मैडम बता दिया मैंने कि वो सीबीआई या महत्वाकांक्षा के चलते गए ठीक है, हैं। मान गए उनको आपकी शायद बात टिकट मिले ना मिले, वो इस मान दुविधा गए में आपकी है बात को। कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो शायद भाजपा में मिल जाए। ठीक है, तो भाजपा एक सवाल और है। डेफिनेटली वो करेगी कि आओ जी, क्योंकि उनके अपने लोग बहुत कम हैं। ठीक आप है। अभी भी गिन लीजिए भाजपा में इनके अपने सांसद कितने हैं, और 52 लोगों की इन्होंने संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई मोदी जी ने, अपने आप को पीएम चुनवा लिया सिर्फ एनडीए के सहारे, 52 लोगों ठीक है, के थोड़ा सा सहारे। हरियाणा पे आते हैं, फिर जाएंगे केंद्र पे, मोदी जी पे हाँ फिर जी, जाएंगे। मैं हरियाणा सवाल का भी सुनिए। बता रही हूँ मैं मैडम, हरियाणा में तो हाँ, इनके पास मुद्दे ही नहीं मैं है। समझ रही हूँ आपकी बात को। देखिए आपने मेरे एक सवाल का जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। मेन सवाल मेरा अब आपके लिए है, वो सुन लीजिए पहले। आप कह रहे हैं कि हरियाणा मांगे जवाब एक अभियान चलाने जा रही है हरियाणा में कांग्रेस, तो क्या जवाब आप मांगना चाहते हैं, कौन से जवाब आपको नहीं मिले, पहले इसको बताइए, फिर बाद में आएंगे और चीजों पे। जी, 10 सालों का दे हिसाब, जनता मांगे हिसाब, मैं पूरा कर देती हूँ आपका। जनता मांगे जवाब, 10 सालों का दे हिसाब। ये जो भाजपा सरकार है, इन्होंने काम क्या किया है? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रदेश को लूटा है, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा किया है। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। अभी रिसेंट आप देख लीजिए, व्यापारियों ने इनको वोट नहीं दिया, महीना भर प्रदर्शन करा उन्होंने, उन पर उनके शोरूमों पर गोलियां चलाई जाती और करोड़ों की उनसे डिमांड की जाती फिरौती। ये बता रही थी वैशाली जी कि जनता मुख्यमंत्री है, यानी कि सीएम साहब या खट्टर फिर वो फिरौतियां मांग रहे हैं क्या? अगर आपने कहा जनता मुख्यमंत्री है तो फिरौती फिर इसका मतलब नायब सैनी मांग रहे हैं, खट्टर जी मांग रहे हैं, यही बोलाना था ना आपने। तो बात ऐसी, हिसाब हर चीज का हम लेंगे कि क्या विकास किया आपने। कोई विकास का नाम पे सब झूठ, इन्होंने 10 सालों से झूठी झूठ फैलाया है। इन्होंने सच के नजदीक जाते नहीं है, और झूठ का तो वैसे भी प्रधानमंत्री का वीडियो बहुत वायरल है इनके जो आता है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर बार झूठ बोलो। हर चीज का हिसाब हम भी लेंगे, जनता हमारे साथ लेगी। जो इन्होंने जनता को प्रताड़ित किया, जो इन्होंने जनता को पीड़ाएं दी, जो इन्होंने पहलवान बेटियों को दिल्ली में रौंदा गया अमित शाह की पुलिस के द्वारा, उनके ऑर्डर पर संसद का उद्घाटन, और आप देश की आन बान शान को रौंद रहे हैं। खेल कोच के लिए खट्टर साहब ने क्या कहा था, इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। जितने बलात्कारी हैं वो सारे इनके पास है, सारे भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार की बात करती है, एक शाम को प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरी गारंटी है भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगले दिन 70,000 करोड़ का आरोपी इनकी पार्टी का न सिर्फ इनकी पार्टी में शामिल होता है, बल्कि डिप्टी सीएम बना दिया जाता है महाराष्ट्र का। और भी देखिए आप कितने, हेमंत बिस्व शर्मा है, नारायण राणे है, छगन भुजबल है, और मैं मतलब असंख्य नाम है जिन्होंने भ्रष्टाचार इनकी पार्टी में घुस गए। समझ गई, इन्होंने 141 छापे मारे। एक छोटी सी बात ज्योति जी, 141 इन्होंने ईडी सीबीआई के छापे मारे, जिसमें से 121 भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में हैं, प्रधानमंत्री समेत और अमित शाह के समेत। चलिए ठीक है, लौटूंगी। छोटा सा जवाब आप वैशाली जी दे दीजिए, उसके बाद से कुटेल साहब के पास जा रही हूँ मैं। आपको जवाब देना चाह रही थी उनकी शायरी। इतनी आजादी सिर्फ बीजेपी में ही है। कांग्रेस की सरकार का इतिहास उठाकर देखिए आप कि अगर किसी ने जवाहरलाल जी का लड़कियों के साथ सिगरेट पीते हुए फोटो डाल दिया ना, तो रात को 12:30 बजे उसके घर की लिस्ट पहुंच जाती है और उसको उठा लेती है। राजस्थान सरकार में देखिए आप, किसी ने कांग्रेस के बारे में लिख दिया तो उसको लात ही लगती, कपड़े भी नहीं पहनने दिए और उसके खिलाफ रिपोर्ट हो गई। एक यहाँ पर पंजाब में एक लड़की ने कांग्रेस के खिलाफ लिख दिया, उसकी गाड़ी से ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया और उसके बाद उस पर कार्रवाई करी जा रही है अभी तक भी, जिसमें वो गाड़ी में बैठी हुई थी। ये लोकतंत्र, ये इतनी आजादी, ये इतना सब कुछ के देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपनी बारी में बोलेगा, क्योंकि अभी आप म्यूट है तो सुनाई नहीं दे रहा है। अभी आप म्यूट है तो सुनाई नहीं दे रहा है। जब आप अपनी बारी में बोलेंगे तो फिर आपकी आवाज खोल दी जाएगी। चलिए ठीक है, दोनों को रोक रही हूँ। कुटेल साहब हमारे साथ बने हुए। कुटेल साहब, तीसरी बार का आपका ये गठबंधन बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ क्या लगता है अच्छा रंग लाएगा? क्योंकि सीटों का बंटवारा भी आप कर चुके हैं, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी कर चुके हैं। देखिए ज्योति जी, आज जो चंडीगढ़ के अंदर इंडियन नेशनल बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, और ये गठबंधन आने वाले समय के अंदर एक अच्छा परिणाम देखिए हरियाणा की जनता को देने का काम करेगा। क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की जो जनता है भारतीय जनता पार्टी के शासन से जो है दुखी है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने शासन के दौरान जो है, चाहे वो महिला हो, छात्र हो, चाहे वो युवा हो, चाहे किसान हो, इनको जो है प्रचारित करने का काम किया है। और जनता जो है कि इनके इंतजार में है कि कब चुनाव हो और हम बदला लें।
और जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी ने भी जो 10 वर्ष तक जो है हरियाणा प्रदेश के शासन किया है, मुख्यमंत्री हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और आपको भी पता है और जनता जो है कि जानती है किस प्रकार से उन्होंने जो है किसानों की भूमिका अधिग्रहण किया है और बड़ा पैमाने पर झगड़े का काम किया है। लेकिन जनता जो है कि जानती है जो कांग्रेस के शासनकाल के दौरान जो है कि शिक्षा का जो है कि दिवालिया निकालने का जो काम है, जो कांग्रेस के समय में हुआ, स्कूल बंद करने का काम है, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो है कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अभी बहन से हुड्डा जो है कि हाथ हिला रही है। मैं बताना चाहूंगा कि जब यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के अंदर गीता भुक्कल जब यहाँ की जो शिक्षा मंत्री थी और शिक्षा मंत्री के रहते हुए उनसे ध्यान दिलाया गया कि पहली से 8वीं तक बच्चा स्कूल में जाए या ना जाए, उसको पास कर दिया जाएगा। ज्योति जी, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर बच्चा जो है वो 9th क्लास के अंदर क्या कर पाएगा, क्या उसका बेस बना रहेगा या खत्म हो जाएगा? तो ये काम भी है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के दौरान किया है और अभी जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन स्कूलों को बंद करने का काम किया। लेकिन अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम हिसाब मांगेंगे 10 साल का बीजेपी वालों से, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे वसूली हो, हर चीज पर जवाब मांग रहे हैं। उसको लेकर अभियान चला दिया उन्होंने अब तो। हाँ, ज्योति जी जो है कि दोनों टूटे हुए पिटारे हैं और इनसे कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जो कि जानती है चौधरी देवीलाल जी के समय को, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि अपने शासन काल के दौरान जो है कि जनता के हित के अंदर जो है कि नीतियां तैयार करके उनको लाभ पहुंचाने का काम किया, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे वो कर्जा माफी का काम हो, चाहे जो है कि बिजली के बिल माफ करने का हो, चाहे चौधरी देवीलाल जी जब किसी भी चौपाल के अंदर जाते थे, अगर वो कमी देखते थे उसको पूरा करने का काम करते थे। और चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि अपने शासन काल के दौरान जो है, चाहे वो वाल्मीकि समाज की चौपाल हो बनाने का काम किया, चाहे चमार समाज की चौपाल हो तो उसको बनाने का काम किया, चाहे कच्छप समाज की चौपाल है तो उसको भी बनाने का काम किया है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके जो है कि लोगों को मजबूत करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो जो है कि सरपंचों को पीटने का काम किया है। पहले तो जो है कि नहीं टेंडरिंग के मामले में आपने कहा कि दोनों इनके पिटारे खाली है, कुछ निकलने वाला नहीं, तो अब आप अपने पिटारे में क्या भरे हुए हैं जो लोगों को देने वाले हैं? देखिए, जनता जो है कि वो अभय चौटाला जी को जो है कि इस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहती है, क्योंकि आपने भी देखा होगा ज्योति जी, जब चौधरी अभय चौटाला जी विधानसभा के अंदर बोलते हैं और जो जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कौन सा मुद्दा उठाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि लोगों को तक करने का काम किया है? ये तो हांडा जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हांडा जी, कौन सा मुद्दा उठाने का काम किया है वो पूछ रहे हैं। इनकी निराशा इनकी बातों से झलक रही है, क्योंकि इनका वोट प्रतिशत 1.5% रह गया सिर्फ। दूसरी बात ये कि इनको कहीं एक भी सीट नहीं मिली। जो कह रहे थे हम सपोर्ट करेंगे भाजपा के खिलाफ, आप भाजपा की बी टीम है, बीएसपी भी भाजपा की बी टीम है। आपको मैं बता दूं, ये बात याद रखिएगा। और हर बार क्यों पिटना चाहते हैं आप बातों से? सुन लीजिए बात सुनिए। पिटे हुए आप हर बार सुनते हैं, 10 साल जेल आपके सुप्रीमो रह गया है। सुनिए मैडम, इनको क्वाइट कीजिए, फिर मैं बोलूं। ज्योति जी, कुटेल साहब एक बार सुन लीजिए, दोबारा नंबर आएगा आपका तो मैं आपको मौका दूंगी। ठीक है कुटेल साहब, अभी आपकी आवाज भी यहाँ से बंद है, अभी आपकी आवाज भी यहाँ पे बंद है, तो आप जो भी कह रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है। एक बार सुन लीजिए उनको। हांडा जी, कहिए अपनी बात। सुनना नहीं चाहते ना, क्योंकि इनको पता है इनको जवाब करारे मिलेंगे। मैं इनको पूछना, 1.5% वोट बीएसपी के साथ मैंने कल ही अनाउंस कर दिया था, इन्होंने तो आज करा। कल मैंने बोल दिया था कि बीएसपी के साथ ठगबंधन करने जा रहे हैं। दूसरी बात ये, राम रहीम के साथ जमीनों का घपला किसने किया? आरएसएस का बीज किसने बोया हरियाणा में? चौधरी देवीलाल ने। लेकिन हमारे हुड्डा साहब ने, कांग्रेस की सरकार ने उनको आदर सम्मान दिया, क्योंकि वो आदरणीय थे, इसलिए उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई। आपने क्या बनाया शिक्षा के क्षेत्र में? आपने कौन से झंडे गांधे, जरा बता दीजिए। एक भी स्कूल खोला हो आपने, एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, कुछ काम किया हो आपने? यहाँ तो आप ही के घर में राम रहीम 700 एकड़ जमीन लोगों की लूट कर केसेस इतने चले, आपने क्या मदद की किसानों की, जरा बताना। और एक अकेले चढ़ने ने क्या भाग झोंक लिया भाई? हम तो वॉकआउट कर जाते थे जब हमारा सत्ता पक्ष चिंता नहीं था, हम बात करते थे, सारे मुद्दे हम ही ने उठाए। आपका एक एमएलए ने क्या कर लिया? और फिर आप ये भी कहते हैं कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके फिर क्या विधानसभा में वो भी क्या नॉन बायोलॉजिकल है क्या, जो नजर नहीं आते थे, लेकिन वो नजर आ गए वहां पर विधानसभा में। आप कहते हैं उन्होंने रिजाइन भी कर दिया।
और बिजली के बिल आपने कभी ने माफ नहीं किए, बुढ़ापा पेंशन 200 आपने की तो हमारे टाइम तक आते आते हमने 5 गुना कर दिया, उसको हमने 1000 तक पहुंचा दिया। इसका भी ध्यान रखिएगा। और वैसे उससे पहले जरूरत नहीं होती थी पेंशन की, क्योंकि चीजें बहुत सस्ती थी, इजीली अफोर्डेबल थी। हमें भी अपना टाइम याद है। और मैं बता दूं आपको, चलिए ठीक है, लौटूंगी। जवाब कभी नहीं देते। और दूसरी बात, तहजीब से बात कीजिएगा, हाथ हिला रही है, तमीज से बात कीजिएगा। मुझे पता है आप में भी भाजपा का डीएनए है, वो भी महिलाओं का सम्मान नहीं करती, ना ही आप कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको बताते हैं बीजेपी की बी टीम, आप उनको बता रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो पाता हरना जी कभी भी। वो कहते हैं कि आप है बीजेपी के साथ मिले हुए, हुड्डा साहब है, आप कहते हैं कि आप बी टीम है, तो ये कंफ्यूजन मुझे लगता है लंबे समय से बना हुआ है। उन्होंने जनता को गुमराह करना है कि हमारा, चलिए ठीक है, लौटूंगे आप, वोट मिले, उन्होंने गुमराह करना है। हम गुमराह नहीं कर रहे जनता को, हम हमारे। और ये गुमराह करने वाली बात बीजेपी आरोप आप पर लगाती है कि आप गुमराह करते हैं। इनको नजर नहीं आता तो प्रॉब्लम इनकी है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो आयुष्मान में जाकर इलाज कराना चाहिए आपको। चलिए ठीक है। वैशाली जी देखिए, ये कहते हैं कि हरियाणा मांगे जवाब हम अभियान चला रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर बहुत सारी चीजें उठा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल असुरक्षित है। कुमारी शैलजा से लेकर के जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। और साथ ही साथ चाहे रोजगार हो चाहे महंगाई हो, ये तो ये हमेशा से उठाते हैं, लेकिन जवाब अभी कानून व्यवस्था पर भी मांग रहे हैं। और वसूली वगैरह काफी सारे मुद्दे वो बता रही थी, उन पर जवाब मांगने वाले हैं ये। तो क्या जवाब आप देंगे, यहीं से दे दीजिए। जवाब ही जनता नहीं मांग रही है, मैं सवाल जनता उठा रही है। ये जवाब और सवाल और ये परेशानी, ये दिक्कत जो भी हो रही है, वही सब कांग्रेस को हो रही है। वो किसी भी तरह से पूरे जोर लगा रही है कि वो किसी भी तरह से नोट आए, सरकार दोबारा से आए और जनता उनको पसंद करे, किसी तरह से भ्रम में आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और ये बात सिर्फ प्रशासन की और शासन की। आप ये बताइए, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, महात्मा गांधी जी, और जो नाम मैं बताऊं आपको, किस सरकार में उनको गोली लगी? वो तो इतने बड़े पद पर थे, फिर भी इनकी रक्षा न कर पाई, ये देश की रक्षा करेंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद बातें करनी है, बेवजह की बातें करके जनता में भ्रम फैलाना है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है इस बार। ये बेरोजगारी की बात करते हैं बार बार। अभी इनके पेंशन की आवश्यकता ही नहीं थी, पहले चीजें इतनी सस्ती आती थी, लोगों के पास पैसे थे। ये क्या बात होती है? पेंशन जो दी जाती है वो उन लोगों को दी जाती है जो शुरुआत से, जिनके पास रोजगार या जिनके पास संसाधनों की कमी होती है, जो इतने ज्यादा आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं होती है। आज आपने अभी भी, अगर मैं आपको अभी भी, मैं एक आंटी घर में काम कर रही है, मैं इनको बुला के आपको बताऊं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, ना मैं बीजेपी को जानती, ना मैं कांग्रेस को जानती, ना मैं राहुल गांधी को जानती, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, अगर आप कहीं तो अभी भी जाकर दिखवा सकती है, कहती है कि बेटा 3000 रुपये मिलते हैं ना महीने के, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे सर पे पति भी नहीं है, मैं बीमार हुई तो मुझे आयुष्मान कार्ड मिला, सिलेंडर मेरे घर पे फ्री आता है, तो बेटा मैं तो इसे मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। अभी आप बाहर निकलिए, 88 साल की एक ओल्ड लेडी बैठी है, जो भी कहती है मेरी उम्र भी मोदी जी का लग जाए, क्यों लग जाए? इतने लोगों को घर मिल रहा है, इतने लोगों को शौचालय मिल रहा है। आप बताइए, इतना इंफ्रा, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? फालतू की बातें करती है। जो सरकारी नौकरी पहले थी जो अभी है, क्या सारे बच्चे अभी 10 सालों में पैदा हो गए? पहले उन्होंने सबको नौकरी वाली रखी थी, 10 सालों में सारे बच्चे नौकरी ना हो गए हैं। बस उन्होंने सबको रोजगार दिए हुए थे, और जहां जहां उनकी सरकार है वहां पर सब लोग रोजगार, कोई बेरोजगार नहीं है वहां पर प्रशासन सब ठीक है। आप देखिए राजस्थान में उनकी सरकार से किस तरह के लोगों को मार दिया गया, किस तरह से साधु संतों को मार दिया गया। और ये बात करती है कि अल्लाह भी थी और खुदा भी थी और ईश्वर भी थी, और वही सूरज और वही चांद और वही धरती और वही आसमान सब एक है। किसने बात? सब बीजेपी थी देश का बंटवारा हुआ। बताओ आप, ये चलिए ठीक है, एक बार पूछ ही लेते हैं। चलिए ठीक है, वैशाली जी एक बार सुन लीजिए, हांडा जी जवाब देना चाह रही हैं। हांडा जी की आवाज बढ़ा दीजिए। तो भाई आपने बात करते हैं देश की, मैं जवाब दूं? जी जी, आप ही से कह रही हूँ, जवाब दीजिए। हाँ जी, ये जो देश की आजादी की बात करते हैं, इनका तो अस्तित्व 1980 में आया। अटल जी थे, एक भाजपाई अच्छे थे, और उनका आदर हमारे राहुल जी भी करते हैं, हम सब लोग करते हैं, क्योंकि उनके एथिक्स थे, उनके एथिक्स थे, उनमें नैतिकता थी। लेकिन ये सरकार जो है झूठ से सरोबार है, भ्रष्टाचार से और बलात्कारियों से सरोबार है, आतंक से डूबी हुई है भ्रष्टाचारियों को लेकर। और दूसरी बात, बिना नैतिकता की सरकार चल रही है, कह दिया। आंख के अंधे नाम नैनसुख अंधभक्ति का चश्मा पहना हुआ है, या ये मुंह और मसूर की दाल, आपको कुछ नजर नहीं आता क्या?
या आप देखना नहीं चाहते क्योंकि आपने पार्टी को डिफेंड करना होता है, इसलिए आप झूठ पर झूठ बोलती चली जाएंगी और हम सच भी ना बोले। हम सच बोलकर जनता के बीच में जा रहे हैं, आपके झूठ को बताने जा रहे हैं। संविधान आप खत्म करने चले थे, आप ही के बता दूं मैं आपको, बगावत की लपटें उठने लगी हैं। दलित लोगों का आपने क्या हाल किया, आदिवासियों पर पेशाब करवाया आपने, महिलाओं की सुरक्षा का आप बता दीजिए। सारे बलात्कारी आपकी पार्टी में भरे पड़े, चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, पुलकी तारे है और आपका खेल कोच है, चलिए ठीक है। छोटा सा मैं कुटेल साहब से लेना चाहूंगी, फिर वैशाली जी आपके पास आऊंगे। ठीक है, हांडा जी लौटूंगे, समय की थोड़ा सा मुझे मजबूत करेंगे। तो एक मिनट मैडम, और ये जो बात करती है एम्प्लॉयमेंट की, ये कह रही हैं इन्होंने जो रोजगार दिया वो कच्चे रोजगार दिया सिर्फ 1 साल के लिए। प्रधानमंत्री को 75 साल की उम्र में भी सत्ता चाहिए, सत्ता में रहना है उनको, और जवानों को जिन्होंने अपना घर बसाना है वो 24 साल में घर बैठ जाए, है ना, 4 साल बाद। हमारे यहाँ सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग, चाइना 5 साल की ट्रेनिंग देता है, इनको बता दूं मैं। 1 मिनट 5 साल की ट्रेनिंग देता है, तो एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? उसके मन में देशभक्ति की भावना कैसे आएगी? सुन लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज अभी बंद है ना, तो लोग सुन नहीं भावना कैसे। चलिए ठीक है, दोनों को रोक रही हूँ मैं यहाँ पर। हरियाणा में आपने एक भी नहीं भरा, 50,000 पद अब निकाल दिए नायब साहब ने। ठीक है, कौन रोजगार देगा कौन नहीं रोजगार देगा इसका फैसला जनता करेगी। थोड़ा सा रुक जाइए, हांडा जी लौटूंगी आपके पास। कुटेल साहब बने हुए, कुटेल साहब आपने जो प्रश्न उठाया था कि ये काम किया ये काम किया, एक तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके पिटारे में अब क्या है। अब इस पर कांग्रेस कहती है कि आपके पास कुछ नहीं है, ना आपने कोई स्कूल बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई अच्छा काम किया हो तो उसकी बात बताइए, नाम बताइए स्कूल कॉलेजों के जो आप सवाल उठा रहे हैं। ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी के पास क्या जादू की छड़ी है? अगर जादू की छड़ी होती तो केंद्र के अंदर ये सरकार बना लेते हैं। दूसरा के साथ हांडा की कर रही है, बेईमानी नहीं करी हमने। हाँ, जिनकी आप मीटिंग बंद कराई है उनके साथ बेईमानी आप भी करेंगे। मैं हांडा जी से पूछना चाहता हूँ कि 2006 के अंदर जब सरकार आपकी बड़ी, हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ओपीएस को जो है बंद करने का काम किसने किया? आपके मुख्यमंत्री हुड्डा ने किया। आपने, मैं बताऊँ काम बताती हो रही मैं, हिम्मत नहीं है कि अपनी बारे में बताइएगा, अपनी बारे में। यहाँ पर इंडियन नेशनल और बहुजन समाज पार्टी की बनेगी तो सबसे पहले जो ओपीएस स्कीम है लागू करने का काम करेंगे। दूसरी बात जो है कि ये वैशाली यहाँ पर बैठी है भारतीय जनता पार्टी से, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर 9 लाख अनुसूचित जाति लोगों के जो है कि वो मकान है और उसमें से 4,52,000 आज की कच्चे मकान है। तो ये हरियाणा का विकास है क्या किया विकास के नाम पर इन लोगों ने? दूसरी बात जो है कि इन्होंने 100 गज के प्लाट देने की बात की है, तो आज चौधरी आदर्श चौटाला जी ने जो है कि अब आप बीजेपी तो काम कर रही है ना, प्रमाण पत्र देने का काम भी कर रही है, प्लॉट भी वितरित कर रही है, लाख लाख रुपए की राशि भी बांट रही है। योजना के तहत जो है कि वो मकान बना करके गरीबों को जो है कि वितरित करने का काम करेंगे। आप मुझे बता दीजिए, आज ये जो है कि सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं कि हमने जो है कि मकान बना करके दिए। आप श्वेत पत्र जारी करें कि आपने कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया, कितने गरीब लोगों का जो है कि आप लोगों ने काम किए हैं। चलिए ठीक है, वैशाली जी के पास आ रही हूँ मैं। वैशाली जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? वैशाली जी की आवाज बढ़ाइए। हाँ, ज्योति जी सब है, मैं अपने सुशील कुटेल भाई को बताना चाहती हूँ, आप जाकर देखें, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। कितने 11 करोड़ से ज्यादा आवास मिल चुके हैं, जो भी योजनाएं है वो सारी की सारी सबकी सब इन लोगों को मिल रही है, जो जहाँ बैठकर और जो वोट भी नहीं दे रहे हैं बीजेपी पे, सही मायने में जो वोट दे रहे हैं उनको तो कुछ नहीं मिल रहा, जो वोट भी नहीं दे रहे हैं उनको ही सारी सुविधाएं मिल रही है, क्योंकि मोदी जी सबके विकास के साथ काम करते हैं। हमारी बीजेपी पार्टी का हर एक व्यक्ति इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि सबका विकास है, सबका साथ है। ये और बात है कि साथ सबका नहीं मिल रहा है, लेकिन जो ऊपर बैठा व्यक्ति है वो हर व्यक्ति का विकास हो, हर व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, हर व्यक्ति को घर मिले, हर व्यक्ति के घर में पानी पहुंचे, हर व्यक्ति को बिजली मिले, हर व्यक्ति को शौचालय मिले, जिसको जरूरत है। दिक्कत कहाँ आ रही है? इनके जो अधिकारी है, जो कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के जो आला अधिकारी है और जो इनके जनता के रखवाले बनते हैं, उनका पेट नहीं भर रहा है। दिक्कत यहाँ आ रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा लेकिन एक बहुत गंभीर सवाल है वैशाली जी। ठीक है, आपने अपनी सरकार की बात रखी, अपना पक्ष रखे, बहुत गंभीर सवाल है। देखिए, जब आप विपक्ष में थे तो कानून व्यवस्था को लेकर आप भी सवाल उठाते थे कि सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। अब विपक्ष फिर से वही सवाल उठा रही है। बीते दिनों जो घटनाएं हुई, चाहे नेता की हत्या की बात हो, चाहे गोलीबारी की बात हो, रंगदारी वगैरह, उन सब चीजों पर भी आरोप लगा रही है विपक्ष। लेकिन यहाँ पर फर्क कहाँ आया?
कहां पर क्या जवाब आप देंगे, क्योंकि उसी की मांग आप कर रहे थे। ज्योति जी, मैं इस बात के लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि इतनी बड़ी जनसंख्या वृद्धि है, इसमें आप ये देखिए कांग्रेस सरकार अपने प्रधानमंत्री को भी बचा नहीं पाई थी, इसके घर में गोली मार दी थी जाके, इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद। ये देश को बचाने की बात करते हैं, ये कांग्रेस को बचाने की बात करते हैं। 1 महीने में 12 रेप हुए थे और जिसमें 9 साल की बच्चियां भी थी। आप अभी गूगल पे खोल के देखिए 2012 अभी खोल के देखिए इनकी सरकार में कितने रेप हुए। लेकिन मैं इस तरह की बातें नहीं करती हूँ, बातें जो मुझे ना शोभा देती है, क्योंकि तकलीफ को मैं महसूस करती हूँ। मेरा मतलब किसी सरकार से नहीं है, मेरा मतलब है जिस व्यक्ति के साथ अन्याय है न किसी सरकार का होता और न ही किसी समय का होता कि आज सरकार इसकी है। दरिंदे जो है वो पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें हम शासन और प्रशासन पर छोड़ दें, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए, तभी देश सुधरेगा। ऐसे अकेले व्यक्ति को सुधारने से, संगठन या सरकार को सुधारने से तभी कुछ नहीं सुरक्षित हो सकता है। सब मिलकर एक ही देश की इतनी बड़ी आबादी है, जनसंख्या की बात करते हैं। आप देखिए इंदिरा गांधी जी ने आज ये हमारे प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि वो तानाशाह है। तानाशाह कौन थे? जिनको जबरदस्ती हॉस्पिटल में ले जाने की नसबंदी कर ली गई थी। आज वो जनसंख्या रोकने की बात करते हैं तो वो तानाशाह हो गए। ये बताइए, हर चीज का विरोध करते हैं, जो चीज खुद भी कर रहे हैं। देखिए संजय गांधी जी की वीडियो, ये खुद कह रहे हैं कि जरूरत होगी तो संविधान बदला जाएगा और उन्होंने इस तरह का झूठ फैलाया है। हमारे मुंह से एक भी चीज नहीं थी। देखिए जिसको दिखाइए, अगर कहें तो ये वीडियो में सबको देखिए इस तरह की मैं बोलेंगे, बात खत्म होने दीजिए उनकी। वैशाली जी आपकी बात खत्म हो गई। संविधान एक बार नहीं, संजय गांधी जी ने पता नहीं कितनी बार बोला कि जरूरत होगी तो संविधान बदला जाएगा। और इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, आप बताइए क्या किया? निर्दोष लोगों को जेल में बंद कर दिया। इतने लोगों को जेल भरो आंदोलन चलाया इन्होंने। ये मास्क करते हुए बोलना है कहीं इस तरह की बातें किया इन्होंने। उन लोगों से पीछे जाके भी 5 के लोगों पर गोली चलवा दी थी, उनके घर से इतने व्यक्ति मर गए थे। लेकिन दिक्कत क्या है, चीजों का पता नहीं चलता। आपके पास फिर लौटूंगी आपके पास। हारना जी एक बार जवाब दे दीजिए। हाँ जी मैम, ये घरों की बात कर रही थी ना, मैं इनको एक इश्तिहार दिखाना चाहूंगी इस बार का। उसमें लिखा है 24 लाख लोगों को घर दिए गए और एक महिला का चित्र है, साथ में प्रधानमंत्री का है। आप जूम करके दिखा सकती हैं ज्योति जी। और जब उस महिला से बात की गई, उसने कहा, उससे पूछा गई तुम्हारी रिपोर्ट है? वो कहती है हाँ मेरी। कहते हैं आपको घर मिला? कहते नहीं हम तो झोपड़ी में रह रहे हैं। तो ये तो है इनके घरों का सच। कोई 4 करोड़ बोलता है, कोई 3 करोड़ बोलता है, कोई 2 करोड़ बोलता है। इनको झूठ बोलते हैं शर्म भी नहीं आती। दूसरी बात, इन्होंने कहा इमरजेंसी, वो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी 18 महीने की, ठीक है, और डिक्लेयर थी। और आपने 10 सालों से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो लगा रखी है, उसके बारे में आप बिल्कुल आपके मुंह में दही जम जाता है, ठीक है। सबका साथ नहीं, आपने सबके साथ विश्वासघात किया। आपने देश के साथ विश्वासघात किया। 15 लाख आपके खाते में आए होंगे, शायद ज्यादा भी आए होंगे, ठीक है, लेकिन किसी के खाते में नहीं आए। जेब काटी गई आम जनता की। गैस पर 5-10 रुपए बढ़ते थे तो सिल्ली सोल वाली सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी, प्याज की माला पहनकर बैठ जाती थी और वो करती थी प्रदर्शन। अब कहाँ गायब हो गई वो, जिसको हमारे एक आम कार्यकर्ता ने वहां पर अमेठी में हरा दिया जिसको, ठीक है। और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूंगी, 30 गज के प्लॉट कोई कहता है, कुछ 100 गज के कहते हैं। 30 गज के प्लॉट क्या होते हैं? मतलब इनके ये कहते हैं सारी जनता मुख्यमंत्री है तो भाई सबको महल दो ना, आप उनको भी अच्छे घर दो, कम से कम 250 गज के घर दे दो, सबको अच्छे बनाकर दे दो। यहाँ पर तो बाढ़ में भी जो टूटे गए घर, इसके बाद जब बाढ़ में घर टूटे लोगों के, तो ये कह रहे थे हम पैसे देंगे। लोगों ने बताया, स्थानीय लोगों ने बताया जिनके घर टूटे, जो बाढ़ ग्रसित एरिया थे पिछले साल के, किसानों को 2000 से ऊपर नहीं मिला और बाकी जिसके घर टूटे थे सिर्फ 10,000 उसको मिला। जैसे तैसे करके उसने इधर उधर से पैसे पकड़ के 3-4 लाख लगा उसको अपनी रेनोवेशन कराने में, ठीक है। बाकी इन्होंने ये कह रहे हैं दरिंदे हर युद्ध में होते हैं। और निर्भया कांड का मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी कि निर्भया कांड भी हुआ था, हमारे टाइम में हुआ था। मैं कहती इस बात को, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने आकर जनता को संबोधित किया था और कहा था चुनाव पर वापस आ जाता है, गुस्से से कुछ नहीं होगा। चुनाव पर वापस आ जाता है, पढ़ाया, उसको विदेश भेजा गया, वो बच्ची नहीं बच्ची वो, और उसके भाई को पायलट बनाया राहुल गांधी जी ने। आप क्या मुकाबला करेंगे? आपके आकर क्या मुकाबला करेंगे राहुल गांधी जी का? उनकी परछाई को भी नहीं छू सकते। ठीक है, दूसरी बात आपने कहा दरिंदे हर युग में होते हैं, मानती हूँ आपकी बात में, दरिंदे कहीं भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री उसके बेटे को टिकट क्यों देते हैं? और क्यों खट्टर जी कहते हैं मैं खेल मंत्री का इस्तीफा नहीं लूंगा।
और पुलकित आर्य आपका उत्तराखंड का, जिसने अंकिता भंडारी की हत्या हांडा जी, की, जिसको थोड़ा सा में धकेलना चाहते थे। मैडम 1 मिनट रुकिएगा। चुनावों के मद्देनजर अब इनको सारी चीजें याद आ चुनाव पर बात होती है, त्रिपुरा से लेके कश्मीर तक की बातें। रुक जाइए थोड़ा सा, वैशाली जी अपना जवाब दे दीजिए, उसके बाद कुटेल साहब आपके पास आ रहे हैं। वैशाली जी की आवाज बढ़ा दीजिए। बात करती है कि इतने लोगों को घर दे दे, गरीब लोगों को इतनी संपत्ति दे दे, उनको प्लॉट दे दे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोला था कि इनके पास जो बोल रहे हैं कि मैं आपकी संपत्ति गिरवाऊं कितनी है, और वो पसीने में लटपट हो गई थी। तो आज ये जो इस तरह की बातें करते हैं ना, तो पूछिए कि इनसे इतनी हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई? जब देश गरीबी में आजाद हुआ तो इनके विदेशों का कैसे बैंक भर गए? इनसे मत तो ये पूछे, एक एक कार्यकर्ता के घर से इनके 250 करोड़ मशीनें भी फंस जाती हैं, 5-5 दिन तक गिनने वाले भी फंस जाते हैं, मशीन भी खराब हो जाती है, लेकिन गिनती कम नहीं होती। तो वो इतना पैसा कहाँ से आया, तो इनसे ये पूछे। चलिए ठीक है कुटेल साहब। हांडा जी इसके बाद रोक रही हूँ आपको, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट कर दीजिएगा। जब कोई एक बोलता है तो दूसरा म्यूट हो जाता है। सारे तंत्र आपके पास। ठीक है, रोक रही हूँ आपको। पुलिस भी। ठीक है, रोक रही हूँ। कुटेल साहब इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा काफी देर हो गया, रुक जाइए थोड़ा सा रुक जाइए। आपका गुस्सा मैं समझ पा रही हूँ, रुक जाइए थोड़ा सा। कुटेल साहब देखिए, ठीक हो गया, आपने अपने दावे हो गए भाई, वो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, आप कह रहे हो ये कर देंगे, लेकिन मेन जो समस्या है, आप सरकार की गलती निकालिए, आपकी कमियां निकालिए, आप सरकार की, आपका काम है, आपका धर्म है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। लेकिन कोई एक काम तो होगा ना जो सरकार सही कर रही है। अभी सरपंचों को लेकर फैसला हुआ, चाहे किसी की भी बात करें, चाहे हम रोजगार की बात कर ले, चाहे अन्य मुद्दों को लेकर, तो कोई तो काम ऐसा होगा ना जो सरकार ने सही किया होगा, जो आपको लगता होगा कि हाँ इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। या हर काम में आप लोग नुक्से ही निकालते हैं? देखिए ज्योति जी, 9.5 साल तक तो उनको कोई काम याद नहीं आया, ना सरपंच याद आए। और आप जो है कि आकर के जो है कि घोषणाएं कर रहे हैं, अभी क्रीमी लेयर के अंदर बैकवर्ड कम्युनिटी को भी जो है कि 8 लाख का जो है कि इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। तो पहले जो है कि इनको क्रीमी लेयर याद नहीं आया, बैकवर्ड याद नहीं आया पहले। तो यही तो समस्या है ना, विपक्ष की भी देखिए यही समस्या कुटेल साहब। जब कोई घोषणा होती है तो आप उसको चुनाव से जोड़ देते हैं कि भाई चुनाव आने वाले हैं इसलिए घोषणा कर दी। चुनावी घोषणाएं है, वही इंडियन नेशनल लोकदल की बात। इंडियन नेशनल लोकदल जो बोलती है उसको पूरा करती है, अपनी स्वार्थ राजनीति नहीं करती, जनता के हितों में रख करके राजनीति करती है, सत्ता को अपने हाथ के अंदर देकर उनके पक्ष के अंदर नीतियाचार करती है, उनको लाभ उठाने का काम करती है। आप इंडियन नेशनल लोकदल का जो इतिहास उठा करके देखें, आप मुझे बताएं, आज युवा जो है कि वो परेशान है, बेरोजगारी का जो है कि यहाँ पर बहुत बड़ा मामला है। दूसरा यहाँ पर जो है कि शिक्षा के क्षेत्र को आप ले, आयुष क्षेत्र को ले, आयुष्मान कार्ड जो इन लोगों ने बनाए हैं उसका जो है कि भरपूर जो है कि नजायज फायदा जो है कि सरकार और बड़े बड़े उठाने का काम कर रहे हैं। आप बताओ ग्रीन फैक्ट्री का जो उसके अंदर इलाज कहाँ पर होता है? दूसरा जो है कि इनकी प्रॉपर्टी आईडी को ले, आप फर्जी घोटाला यहाँ पर हुआ, धन घोटाला यहाँ पर हुआ, संपत्ति घोटाला यहाँ पर हुआ है बड़ा पैमाने पे। और जो है देख लिया मैंने, हांडा जी आऊंगी। जो है किसानों कुछ खरीदने का काम क्षेत्र के अंदर जैसी वो किया है, तो ये तमाम बातें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हरियाणा जो कि वो दुखी नहीं है, हरियाणा बहुत दुखी है, चाहे वो जनता जो कांग्रेस का शासन रहा, चाहे वर्तमान में जो कि भारतीय जनता पार्टी का शासन हो। और मैं तो जो बैकवर्ड कम्युनिटी का जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, 9 साल तक ठीक है, हरियाणा प्रदेश बहुत खास आवाज भी नहीं आ रही है, आपकी आवाज भी बीच में ब्रेक हो रही है, इसलिए मैं भी बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रही हूँ आपकी बात को। आपकी आवाज सही करेंगे। देखिए हांडा जी, सवाल यही है कि आपका धर्म है सरकार के कामों पर सवाल उठाना अगर कोई कमी है, लेकिन अगर कोई काम सही हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी करेंगे ना। जहां पर जनता की हित आ रही है वहां पर क्यों सवाल उठाना है? अगर जनता का किसी बात से भला हो रहा है, किसी फैसले से भला हो रहा है, तो उस पर क्यों कमियां निकालनी है जबरदस्ती? बात ऐसी है मैडम ज्योति जी, मैं अगर आप चाहती हैं मैं इनकी भ्रष्टतम पार्टी होने के नाते इनकी मैं तारीफ करूं तो मैं कर देती हूँ। बलात्कारियों को जोड़ने की बात की आप करें, अगर कहीं की मैं तारीफ करूं तो मैं कर देती हूँ मैं। लेकिन इन्होंने तारीफ करने की बात नहीं है, देखिए तारीफ करने की बात नहीं है, लेकिन जो जनता के हित में हो रहा है ऐसा तो नहीं कि सब कुछ अहित में हो रहा है। आ रही हूँ मैं ज्योति जी, मैं आ रही हूँ उस पर पॉइंट पर भी। तो इन्होंने क्या किया, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा होगा, उसकी किस्तें भी देने होती हैं,
और ये इतनी डिलेड कहां से आ गई ये सरकार, जो चुनावों से बिल्कुल एंड पहले मुख्यमंत्री बदला गया, अब प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, और अब जो है ये कर्जा भी देना होता है ना, 4.5 लाख करोड़ जो कर्जा हो गया उसकी किस्त भी देनी होती है, तो उसकी किस्त देंगे, और 2 लाख से सीधा 21 लाख सरपंचों को अब ये जो मर्जी कर ले। मैं वही बता रही हूँ, इनके पापों का घड़ा तब आपत्ति क्या है फिर? अगर प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया तो आपत्ति क्या हो गई इसमें, ये बताइए। नहीं, हमें देखिए, हमारे ऊपर क्यों के सवाल उठाते हैं? हमें कोई आपत्ति नहीं, 10 बदले, चाहे हर महीने बदले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हर रोज बदले, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन हम जब बदलते थे तो ये सवाल उठाते थे जी उसका मान नहीं रखा, उसका सम्मान नहीं किया। तो अब आपने क्या, आपने प्रीवियस उसका सम्मान नहीं रखा क्या? और मैं कह रही थी बात सरपंचों की, जैसे आपने कहा कि वो जनता के भले के लिए कर रहे हैं। आपको क्या लगता है धरातल पर ये चीजें उतरी हैं या उतरेंगी? आप लिख लीजिए मेरे से आज डेट, टाइम, मैंने पहले भी शायद बोला था, डेट, टाइम एंड एवरीथिंग नोट डाउन। अगर अब पहले ही भविष्यवाणी कर दे रहे हैं धरातल पर नहीं उतरेंगी। चंडीगढ़ में किसान पीटे, युवा पीटा, सरकारी कर्मचारी पीटे, आशा वर्कर्स पीटे, महिलाओं को नहीं, पहले भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं आप? नहीं उतरेगा सरकार है ऐसी, क्या बोलूं मैं, संवेदनहीन सरकार, जिसको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सत्ता की मलाई खाने से मतलब है इनको, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, ये जो प्रदेश की जनता है ना, बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से जानती है क्या करना है। पहले भविष्यवाणी करने से कुछ नहीं होगा, उन्होंने दिखा इंतजार ही, देखिए इंतजार सबसे बड़ी बात है, कुछ समय का इंतजार करेंगे तो चीजें अपने आप साफ हो जाएंगी। सहमत हूँ आपसे ज्योति जी, बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है, वैशाली जी को जवाब देना चाह रही हैं। मैं बस ये कहना चाह रही थी, कभी इतने अच्छे काम कर रहे थे जनता के लिए, इतनी काम कर रहे थे जनता के लिए, तो चलो बीजेपी ने तो कोई इसका काम किया ही नहीं, कुछ अच्छा नहीं किया। सारे मेट्रो, सारे स्टेशन, सारी रेलवे, सारे हवाई अड्डे, सारे नाटक, सारे एयरपोर्ट से भी लेने लेते थे। इसी सरकार क्यों नहीं आई थी फिर? ये बताएं, क्यों जनता ने ये नहीं छोड़ा? क्यों तीसरी बार भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, वो भी पहले अगर जब चुने गए थे, वो भी चुने नहीं गए थे, कार्यवाही के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो पहली बार इतिहास रचा गया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा। तो क्यों ऐसा नहीं हुआ कि इनको 543, 548 में से 6 नंबर भी मिले, तो इसमें कुछ हो रहे हैं, क्या ही हो गया? मतलब ये सोच रहे हैं कि 99 या 100 में से मिले इनको, लेकिन इनको ये नहीं बताया कि वो कितना चाहिए इनको। और आप ये बताएं, इसमें गठबंधन के सारे जहाँ की पार्टियां इकट्ठी इन्होंने कर ली, सब जहाँ से कहाँ की कहाँ का रेड़ा, बागमती में कुंडा जोड़ा, वो करने के बाद भी ये एक हमारे दूसरे शक्ति से नहीं ला पाए, इतनी जोड़ने के बाद भी। बताइए क्यों? और ये बात करते हैं बैसाखी की और गठबंधन की, आपको जितना इतना गठबंधन कैसे भी सरकार न बना पाए, हमारे तो जिनसे गठबंधन हुआ उनको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वो चाहे संसद में किसी को ले, पार्लियामेंट में देख लिया मैंने, थोड़ा इंतजार कीजिए नहीं ले, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। यानी कि बुद्धिमत्ता को स्वीकार करके एटलीस्ट उन्होंने इतनी काबिलियत तो है, इनके नेता की तरह तो नहीं है ना कि मशीन में आलू डालेंगे सोना निकल जाएगा। वो सोना जो 8,500 रुपये हर महीने निकल ही रहा है, लाइन में लोग खड़े हुए हैं, वो सोना ही तो मिल रहा है उनको, जो भीड़ जा जाके बताया कि 8,500 रुपये मिल जाएंगे, देश वाली जनता ने वोट दे दिया, तो उनको सोना ही तो मिल रहा है बेचारे को। लेकिन इसको लेकर वैशाली जी, ये लोग कहते हैं कि हमने केंद्र में सरकार बनने की बात कही थी कि केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे 8,500 रुपये हर महीना। अब आप इसको लेकर झूठ फैला रहे हैं, ये बोल रहे हैं। जब ये घोषणाएं कर रहे थे ज्योति, कम से कम बेचारी जनता को ऐसे बेवकूफ को न बनाते, उन्हें बताते भी तो आते कि भाई इतना जोर लगाना है, इतना जोर लगाना है, अपने रिश्तेदारों को भी फोन करना है, तो हमें केंद्र में सरकार कीजिए तब आपको 8,500 रुपये मिलेंगे। ये भी तो बता के आना चाहिए, तो आप कौन बताए? अब इनके तो नेता भी ऐसे ही कहते हैं मशीन में आलू डालो तो सोना निकल जाएगा। अब कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताइए आप। चलिए ठीक है, इन्हीं से ले लेते जवाब। हाँ ना जी, अब दीजिए जवाब। पहले ज्योति जी, हमारे टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी, गाने और गीत दूरदर्शन पर कैसे चला करते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम होंगे कामयाब, मिले सुर मेरा तुम्हारा। यहाँ पर इन्होंने आकर बांटने की राजनीति करी, इन्होंने उसके सिवा कुछ नहीं किया, और महंगाई इनको नजर नहीं आती है। और इन्होंने एक घोषणा का जो इतना धम भरते हैं, ये 200 करोड़ IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया कि 200 करोड़ पेंडिंग है जो इन्होंने नहीं दिए हैं। ठीक है, महंगाई इनको नजर नहीं आती है, हमें तो नजर आती है, भाई हम झेलते हैं, हमें पता है कौन सी चीज। आपको शायद मिलते होंगे बोनस मिलते होंगे प्रवक्ताओं को, हम अपनी कमाई से ही खाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से। भगवान ने 2 हाथ दिए और दिमाग भी दिया हुआ है, दिमाग से खाली नहीं है, सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सब बात करते हैं। रटे रटाए डायलॉग नहीं बोलते हैं कि किसी को खुश करना है, नो।
हम पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं और नेहरू जी से मुकाबला करके आज मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन करूंगी वैशाली जी, नेहरू जी का अपमान मत कीजिए आप। उनके बराबर कोई नहीं हो सकता। जो सबसे बड़े हीरो वो हैं। कुमार विश्वास को सुनिए, आप रामधारी सिंह दिनकर की किताबें पढ़िए, सुनिए उनको जरा, क्योंकि किताबें तो आप पढ़ते नहीं है। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से आपको सिलेबस आ जाता है, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से आपको जो गंदगी आ जाती है वही आप चैनल पर परोस देते हैं। हम नहीं परोसते गंदगी चैनल पर। वैशाली जी, फाइनल कमेंट लूंगी आपसे। दूसरी बात है, कॉमन सेंस की बात है। चलिए ठीक है आंडा जी, रोक समय की पाबंदी। ठीक है ठीक है आपकी सरकार केंद्र में भी थी और राज्य में भी थी। ठीक है, काफी समय हो गया है। देखिए डिबेट अब समाप्ति की ओर है, रोकूंगी आंडा जी। करनी थी उसका नहीं बताते आप। ठीक है, समझ लीजिए आपकी बात को। अब मैं कुटेल साहब की बात जा रही हूँ फाइनल कमेंट लेने के लिए। कुटेल साहब अपना फाइनल कमेंट दीजिए। चाहे कांग्रेस और बीजेपी कुछ भी क्योंकि उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया। आंडा जी प्लीज। सच बता रहे हैं, उनको देखिए आगे का समय नजर आ रहा है। दोनों के दोनों ठीक है। हरियाणा चलिए ठीक है। वैशाली जी आप कुछ कहना चाह रही थी, आपकी फाइनल कमेंट के साथ डिबेट को समाप्त करेंगे। बस मैं ये कहना चाहूंगी तो देखिए, मैंने जो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ बुरा भी नहीं कहा है, फिर उनको इतना बुरा लग गया। हमें कितना बुरा लगता है जब ये बैठ के देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलती है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि जाति रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देश की। ये देश ऐसा है, इनसे पूछ लीजिए हिंदू है, सिख है, ईसाई है, इनके खुद के नेता ने कहा है हिंदू हिंसक है। तो सबसे पहले तो यही हिंसक है। सबसे पहले तो वो अपने लोगों को गालियां दे रहे हैं, ये देश इन लोगों का है। तो इसलिए आज जो निवेदन है कि अपने ये उनको सुन रही है, कुमार विश्वास को सुन रही है, दिनकर जी को सुन रही है, सबको सुन रही है। लेकिन एक बार प्लीज आपसे निवेदन है कमल जी, आप एक बार राहुल गांधी जी को भी जरूर सुन ले। उन्होंने कहा है शंकराचार्य जी ने कहा दंडित किया जाना चाहिए। शंकराचार्य जी ठीक है, कोई बात कि भाई उन्होंने गलत कहा, क्या बोला? उन्होंने गलत बिल्कुल नहीं बोला। उन्होंने कहा मैंने राहुल गांधी का बयान निकाल कर देखा। शंकराचार्य जी ने पूरी के जो शंकराचार्य जी हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी आप चेक कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा उनकी वीडियो को आप फेसबुक पर या यूट्यूब पर। समझ रही हूँ आपकी बात को। दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है, अभी बयान किसने क्या बोला ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फोकस किया जाए चुनाव की तैयारियों पर, तो ज्यादा बेहतर होगा सभी पार्टियों के लिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो प्रदेश में चुनाव नजदीक है और इसी के तहत जो है अब राजनीति लगातार गरमाने लगी है। सियासी गलियारों में हलचल है। एक तरफ बीजेपी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो इसको डर की राजनीति बता रही है कांग्रेस, तो वही एक अभियान भी चला रही है कांग्रेस जिसमें जवाब मांगने का प्रयास कर रही है तमाम मुद्दों पर सरकार से। तो फिलहाल आज के इस मसले में इतना ही। नमस्कार।